फर्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्टर आर यूज्ड ओनली इन, ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी है सीरीज मोटर, ऑप्शन सी है आइदर ऑफ दी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो चलिए जानते हैं डाइवर्टर किस मोटर में यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है जैसे कि शंट मोटर होता है, शंट मोटर में ये जो होता है आर्मेचर का वाइंडिंग और ये होता है फील्ड का वाइंडिंग। तो फील्ड का जो वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के ये जो होता है इसके पैरेलल में लगा होता है। तो फील्ड करंट को कम करने के लिए हम लोग इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस, और इस रेसिस्टेंस को हम लोग बदल कर इसमें जो फील्ड में करंट है यानी कि IF जो होता है, तो इस रेसिस्टेंस के द्वारा हम लोग इसके फील्ड को करंट को चेंज कर सकते हैं। तो डाइवर्टर जो होता है शंट मोटर में लगा होता है और इसका काम होता है कि फील्ड के करंट को चेंज करना। तो फील्ड के करंट को चेंज करके हम लोग इसका स्पीड वेरी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी डाइवर्टर जो यूज किया जाता है वो शंट मोटर में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर इज सफिशिएंट टू स्टार्ट द DC सीरीज मोटर। ऑप्शन ए है 3 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन बी है 4 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन सी है 2 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो DC सीरीज मोटर और DC शंट मोटर दोनों आपको याद रखना है कि DC शंट मोटर में जो होता है 3 पॉइंट स्टार्टर या होता है शंट में, और DC सीरीज में जो होता है वो उसमें 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो दोनों आप याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है DC सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रोटेटिंग लॉसेस ऑफ मशीन। तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं भी पढ़े होगे तो भी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो ET करंट लॉस इसका होगा नहीं आंसर है, हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। यानी कि इसमें पूछा क्या मैकेनिकल से रिलेटेड जो है वो फ्रिक्शन ही होगा और विंडेज लॉस होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मन हो तो नहीं भी करना, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए। ये सभी क्वेश्चन DC मशीन से ही हैं, तो आप लोग लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग इज माउंटेड ऑन है। तो आर्मेचर बाइंडिंग आप लोग DC मशीन का जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये स्टेटर होता है, ये रोटर होता है। तो स्टेटर पे क्या होता है कि फील्ड बाइंडिंग स्टेटर पे होता है, और आर्मेचर रोटर पर जो होता है आर्मेचर बाइंडिंग होता है। तो इसमें पूछा गया आर्मेचर बाइंडिंग, तो आर्मेचर बाइंडिंग रोटर पे होता है, और फील्ड बाइंडिंग अगर पूछेगा तो फील्ड बाइंडिंग होता है स्टेटर पर। तो दोनों बात आपको याद रखना है। तो आर्मेचर जो बाइंडिंग होगा वो किस पे होगा, रोटर पे होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर कॉइल्स एट द पॉइंट वेयर ब्रशेस आर लोकेटेड। तो चलिए इसको क्वेश्चन को भी मैं बताता हूँ। देखिए ये आर्मेचर है, ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैं इसका कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर से जा रहा है, और ये कॉइल है। तो यहाँ पे जो होता है ब्रश होता है लगा कम्यूटेटर के बाद, ये कम्यूटेटर यहाँ मान लीजिए, और यहाँ पे ब्रश होता है। तो यहाँ से जो ब्रश होता है, तो जब ये जो कॉइल होता है, ये कॉइल जब इसके पैरेलल में होता है फील्ड के, तो उस समय जो EMF इंड्यूस होता है वो जीरो होता है, EMF इंड्यूस जीरो होता है। इसी समय करंट का जो डायरेक्शन है कॉइल में बदलता है। इसके बाद ये जब 90 डिग्री पर होता है जिसमें मैक्सिमम EMF इंड्यूस होता है, उसके बाद फिर 180 डिग्री पर जब ये घूम के चला आता है तो उस कंडीशन में भी फिर जीरो EMF होता है। तो जब ऐसे यहाँ ग्राफ देखिए, पहले इस 0 डिग्री में जीरो था, फिर 90 डिग्री में मैक्सिमम EMF, फिर 180 डिग्री में जीरो EMF। तो यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव जा रहा है। तो इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन बदलता है या EMF जीरो होता है, उसी पॉइंट पर हम लोग, उसी कंडीशन में हम लोग ब्रश उसी जगह पे लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर कॉइल एट द पॉइंट वेयर ब्रशेस आर लोकेटेड। तो ब्रशेस जहाँ पर लोकेट होता है वहाँ पर या तो करंट का वैल्यू, यानी करंट का वैल्यू नहीं, करंट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, या जो हो EMF का जो वैल्यू है वो जीरो होना चाहिए। जैसा कि अगर आप में EMF देख सकते हैं, तो इसी जगह पर ये जो कंडीशन जिस जगह पर आएगा उसी पर हम लोग ब्रश लगाते हैं। या तो यहाँ करंट का डायरेक्शन चेंज होगा या EMF जीरो होगा।
तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ 0, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2 पोल डीसी मशीन विद कॉइल स्पैन इक्वल टू 6, व्हाट आर द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पर कॉइल स्पैन दिया हुआ है 6, इसका मतलब है कि एक पोल में इसका कम्यूटेटर सेगमेंट 6 है, तो यहाँ 2 पोल के लिए पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 12 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब बाइंडिंग मशीन आर यूज्ड इन डैश करेंट एप्लीकेशन। तो वेब बाइंडिंग और लैब बाइंडिंग दोनों आपको याद रखना है। वेब बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या जितना पी होता है और इसमें 2 होता है। अब देखिए करंट की बात करें तो लैब बाइंडिंग जो होता है हाई करंट के लिए हाई करंट, और ये जो होता है लो करंट के लिए। वेब बाइंडिंग लो करंट, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं हाई वोल्टेज, और इसको ये भी कह सकते हैं लो वोल्टेज। तो ये चारों बात आपको याद रखना है। तो वेब बाइंडिंग पूछा गया तो वेब बाइंडिंग जो होता है वो हाई वोल्टेज और लो करंट। तो इसका आप देखिए डैश करंट पूछा है तो करंट लो होगा, ऑप्शन जो इसका राइट होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कोर लॉसेस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कोर लॉसेस टोटल, तो ईडी करंट लॉस को सिर्फ टोटल कोर लॉस नहीं कहेंगे, हिस्टेरेसिस को भी नहीं कहेंगे। मैग्नेटिक लॉस जो होता है वो कोर लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों का योगफल होता है। तो टोटल जो कोर लॉस होता है उसको मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं, और ये जो होता है हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस का योग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नेटिक लॉस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल लॉस। देखिए तो, और मैग्नेटिक लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है, ये भी आपको याद रखना है। और कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है। तो देखिए ईडी करंट लॉस ये भी नहीं होगा, हिस्टेरेसिस लॉस ये भी नहीं, शंट फील्ड कॉपर ये भी नहीं होगा। और देखिए चौथा ऑप्शन है आर्मेचर कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो होता है करंट पर डिपेंड करता है, आर्मेचर करंट पर, तो ये जो वेरिएबल लॉस होता है यही होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इफिशिएंसी विल बी ओकर व्हेन कॉपर लॉस इज इक्वल टू डैश लॉस। तो ये सभी आप लोग जानते ही होंगे, जो मैक्सिमम इफिशिएंसी का कंडीशन होता है आयरन लॉस, यानी कॉपर लॉस जो होता है आयरन लॉस के बराबर होता है। देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान रखना कि आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर नहीं होता है, इसमें होता है कॉपर लॉस जो होता है यानी वेरिएबल लॉस जो होता है, वेरिएबल लॉस जो होता है वो होता है कॉपर लॉस के बराबर, यानी कि वेरिएबल लॉस जो होता है कॉपर आयरन लॉस के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विनबर्न टेस्ट इज कंडक्टेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एक स्विनबर्न टेस्ट है, एक जो होता है हॉपकिंस टेस्ट, तो दोनों आपको याद करना है। स्विनबर्न जो होता है वो नो लोड पे किया जाता है, और ये जो हॉपकिंस होता है वो फुल लोड पर किया जाता है, तो दोनों आपको याद रखना। और एक बात आपको याद रखना है, स्विनबर्न जो होता है नो लोड पे होता है, और नो लोड पे हम लोग किस मोटर को नहीं चलाते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर को हम लोग नो लोड पे नहीं चलाते हैं, तो स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो सीरीज मोटर के लिए नहीं किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्विनबर्न का नो लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉपकिंस टेस्ट आर कंडक्टेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो इससे पहले भी मैं बताया कि स्विनबर्न जो होता है वो नो लोड पे होता है, और हॉपकिंस जो होता है वो फुल लोड पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल लोड वाला, तो फुल लोड यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ड्रॉन बाय द करेंट ड्रॉन बाय ए 230 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.5 ओम एंड द बैक ईएमएफ 200 वोल्ट इज। तो इसका एक रिलेशन होता है जो आपको याद होगा कि V इक्वल टू EB प्लस IA RA होता है। यहाँ से IA जो होगा V माइनस EB बाय RA। तो चलिए इसी फार्मूला का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो IA इक्वल टू, यहाँ से देखिए 230 दिया हुआ है, V माइनस ये EB 200 दिया हुआ है, अब बटे 0.5, तो यहाँ से ऊपर 30 बटे 0.5, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका 60 यानी 60 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो फील्ड करंट से भी हम लोग करते हैं, और फील्ड करंट से हम लोग रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड प्राप्त करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आर्मेचर करंट, ये भी इससे भी आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, ये
लो स्पीड के लिए यानी रेटेड स्पीड से कम स्पीड के लिए होता है, ये भी सही है। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, ये भी सही है। यानी कि ये सभी जो है यानी कि स्पीड डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के मेथड हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी सीरीज मोटर इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई देन टॉर्क प्रोड्यूस विल बी। तो डीसी मोटर में हम लोग डीसी सीरीज मोटर में क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है कि अगर एसी से हम लोग सप्लाई कर दें, एसी सप्लाई कनेक्ट कर दें अगर अचानक एक्सीडेंटली, तो क्या होगा। तो देखिए डीसी सीरीज में जो होता है सीरीज बाइंडिंग और ये आर्मेचर बाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो इसमें अगर हम लोग सप्लाई को अगर चेंज करते हैं, सप्लाई का टर्मिनल, तो दोनों के लिए करंट का यानी कि दोनों में जो है करंट का डायरेक्शन चेंज होगा अगर सप्लाई को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्शन है। तो अगर हम लोग दोनों अगर सप्लाई एसी में क्या होता है, एसी में होता है इसका करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू चेंज होता है। तो चेंज होगा तो दोनों के लिए चेंज होगा, तो दोनों के लिए चेंज होगा तो स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड को अगर आपको रोटेशन अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो या तो फील्ड को आपको चेंज करना होगा या आर्मेचर को। लेकिन इसमें अगर हम लोग इसमें एसी में क्या होता है कि चेंज तो होगा सप्लाई वोल्टेज, लेकिन सप्लाई वोल्टेज चेंज होगा दोनों के लिए, तो दोनों के लिए होगा तो स्पीड इसका रोटेशन जो होगा डायरेक्शन वो सेम ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो टॉर्क जो होगा वो पल्सेटिंग होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम ही होगा। तो हम लोग देखें तो पल्सेटिंग एंड यूनि डायरेक्शनल यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसी सप्लाई अगर हम लोग दे दें तो पल्सेटिंग टॉर्क होगा और लेकिन यूनि डायरेक्शनल ही होगा, क्योंकि दोनों में करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द टॉर्क एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल टॉर्क इफ करंट ड्रॉन बाय द डीसी सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 11 एम्पियर। तो देखिए तो ये जो रिलेशन होता है वो आपको याद रखना, टी समानुपाती डीसी सीरीज, ऐसे तो फाई ए होता है, फाई इंटू आई ए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डीसी सीरीज मोटर में। देखिए डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज में होता है टी समानुपाती आई ए का स्क्वायर। देखिए पहले करंट था 10, तो 10 का स्क्वायर पहले यानी 100 होगा, और उसके बाद 11 कर दिया तो 11 का स्क्वायर 121। तो देखिए 21 बढ़ गया यानी 100 का 21 कितना प्रतिशत होगा, तो 21% होगा, तो यानी 21% इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है 20 है, तो ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो भी 21% होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मोटर अंडर कॉन्स्टेंट टर्मिनल वोल्टेज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पावर। तो एक रिलेशन होता है पावर का, पावर बराबर टॉर्क गुने ओमेगा, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो टॉर्क होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टी समानुपाती पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पी पोल मशीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री इज। तो थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है वो p/2 और थीटा मैकेनिकल होता है, और यहाँ पे p जो है नंबर ऑफ पोल है। तो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 पोल डीसी जनरेटर इज रनिंग एट 1500 RPM, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग इज। तो इसके लिए भी आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, NS = 120F/P। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं NS का वैल्यू दिया है 1500, 120 इंटू एफ हम लोग जनरली 50 लेंगे यहाँ पे, और एफ नहीं आया फिर इसमें तो पूछा ही गया है, तो 1500 = 120 इंटू F/P। पोल 4 दिया, 4 दिया 12, 3 × 5 = 15, यानी 50 इसका राइट आंसर होगा, यानी 50 हर्ज इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जनरेटर जो होता है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF, लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। तो दोनों आपको याद रखना है। तो जनरेटर जो होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक में कमज़ोर हैं और उसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।